Good morning, students. I hope you all are fit and fine. And today we will revise the chapter 1 and 2 of economics. And first of all, we will revise the chapter 1, the story of village Palampur. The village Palampur, this is an imaginary village of western Uttar Pradesh. And through this village, the conditions of the village, what type of activities are performed in the village are explained in this chapter. And first of all, here is introduce the village Palampur. Okay, आपको ये जो चैप्टर है पालमपुर, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, तो इसमें आपको पालमपुर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो एक इमेजिनरी विलेज है। तो इसके हेल्प से आपको विलेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, किस टाइप की कंडीशन होती है विलेज के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द विलेज पालमपुर। एंड दिस विलेज इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज connected with the big village Raiganj and a town Shahapur. And about the families, here are total 450 families. ठीक है, पालमपुर में नियर अबाउट 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं। here is near about 80 upper caste families. The 1/3, it means 1/3 of the 450, 150 families are low caste and rest of the 220 families are middle caste families. And lot of facilities are available to the people in this village. Most of the houses have the electricity connection. They run the tube wells through the help of electricity, and various type of businesses are performed which used the electricity. And this village has 2 primary school and 1 high school. And for health facilities in this village, 1 primary health center which is run by the government and 1 private dispensary, which shows that पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज। ठीक है, जिससे प्रूव होता है कि जो पालमपुर है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है। एंड नेक्स्ट हियर यू एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन सी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हियर व्हेन वी प्रोड्यूस द गुड्स विच वी वांट, ठीक है, जब भी हम गुड्स को सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। And these 4 factors of production are land, labor, capital, physical capital and human capital. So these 4 factors are required for the production. तो इन 4 factors of production को इस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मिंग इन पालमपुर। तो मोस्टली अगर हम विलेज के अंदर बात करें तो जो पीपल हैं they are engaged in the agricultural activities. They are about 75% people are dependent on the farming. ठीक है, विलेज के अंदर 75% पीपल लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर अर्निंग। बट द लैंड इज फिक्स्ड। लेकिन अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया क्या है, फिक्स है। वी कांट इंक्रीज और डिक्रीज द लैंड, but production can be increased on the same piece of land by using different methods, by multiple cropping, by using the modern farming methods we can increase the production. And in the late 1960s, when the green revolution occurred in our country, when the modern farming methods like HYB seeds, chemical fertilizers, pesticides, when these were used by the farmers, तो जब इनको उन्होंने farmers ने यूज़ करना स्टार्ट किया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, स्पेशली ऑफ वीट एंड राइस, तो इनका प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री में अक्कर हुआ तो सबसे इसका जो मेन बेनिफिट हुआ, सबसे जो इसका मेन मेरिट हुआ
दैट इज द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का, क्रॉप्स का, वो इंक्रीज हुआ, बट इट हैज सम डीमेरिट्स आल्सो। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ डीमेरिट्स भी थे। सबसे मेन था लॉस ऑफ द सॉयल फर्टिलिटी। जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी लूज हो गई। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल था, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हुआ, क्योंकि अब फार्मर्स क्या जो है वो 2-3 टाइम्स क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो इस वजह से बार बार जब इरिगेट किया जा रहा था, ट्यूबवेल्स की हेल्प से ग्राउंड वाटर यूज कर रहे थे, तो इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हुआ। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, क्योंकि जो ये मॉडर्न मेथड्स थे इनमें जो भी HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो यूज़ किए जाते थे तो उनको मार्केट से परचेज करना पड़ता था। तो इस वजह से जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुई, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। तो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हियर इज एक्सप्लेन अबाउट the land distribution, how the land distributed between the farmers. There are total 450 families, but among these 150 families are landless. 150 families landless families थी जिनके पास लैंड एरिया नहीं था, वो दूसरों के लैंड एरिया पर एज अ फार्म लेबर वर्क करते थे। 240 families कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। 240 families जो थी वो स्मॉल फार्मर्स थे, मीन जिनके पास जो लैंड एरिया था दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर, एंड 60 families दीज आर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जिनके पास जो लैंड एरिया था दैट इज मोर देन 2 हेक्टेयर। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबाउट लेबर। अब अगर लेबर वर्क की बात करें तो जनरली जो स्मॉल फार्मर्स थे दे डू द कल्टिवेशन वर्क ऑन देयर फील्ड विद देयर फैमिली मेम्बर्स, कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही वर्क करते थे अपने लैंड एरिया पर। बट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स दे हायर द फार्म लेबरर्स, कि वो अपने एग्रीकल्चर लैंड पर वर्क करने के लिए लेबर को हायर करते थे। और ये पीपल जनरली जो लैंडलेस पीपल होते थे या जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो इनके लैंड एरिया पर कल्टीवेशन वर्क परफॉर्म करते थे। नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो जनरली जो स्मॉल फार्मर्स थे दे अरेंज कैपिटल फ्रॉम बोरोइंग। जनरली वो क्या करते थे, मनी बोरो करते थे फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, फ्रॉम द मनी लैंडर्स, फ्रॉम द ट्रेडर्स। तो उनसे वो मनी बोरो करते थे और उसकी हेल्प से इन्वेस्ट करते थे, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। और ये जो मनी लैंडर्स थे ये इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे दे जनरली यूज देयर सेविंग्स फॉर द फार्मिंग, कि वो अपना एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे ये क्या करते थे, अपनी सेविंग्स को यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस वे में जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट होती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो भी इनका सरप्लस होता था, सरप्लस मतलब कि जब ये एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करते थे, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था, तो जितना इनको अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जितनी फैमिली नीड है उनके लिए ये अपने पास स्टोर कर लेते थे। और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जितना भी सरप्लस होता था, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था उसको क्या करते थे ये फार्मर्स मार्केट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फार्मिंग एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। मीन नियर अबाउट 25% people in Palampur engaged in non-farming activities. Besides the agriculture work, some do the non-agriculture activities, and these are first dairy. Means some people are engaged in the dairy farming. Okay, dairy farming के अंदर engaged थे, मीन
उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ था और उनका मिल्क वो क्या करते थे, सेल करते थे। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन सम पीपल नियर अबाउट 50 लेस देन 50 पीपल दे आर एंगेज इन द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने अपने हाउसेस पर ही, अपने फार्म पर ही 1 और 2 जो मशीन्स हैं वो सेटअप की हुई थी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सम पीपल डू द वर्क ऑफ शॉपकीपिंग, कुछ पीपल शॉपकीपर्स थे और जनरली ये जो पीपल जिनका हाउस नियर बाय द बस स्टैंड था उन्होंने अपने आउटर एरिया को शॉप्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ था और जनरली यहाँ पर जो जनरल गुड्स हैं वो सेल की जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन मीन सम पीपल आर एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी मीन दे ferry the people or the goods from city to village or from village to city। तो कुछ पीपल ट्रांसपोर्टेशन वर्क परफॉर्म करते थे। तो these are the other some other नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। कुछ पीपल जो थे पालनपुर में वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी एंगेज थे। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द विलेज पालनपुर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने आपको समअप करके एक्सप्लेन की। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स इट मीन द वर्किंग पीपल which are the assets for the country, those are known as the human resource। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। मीन वो पीपल जो अपने स्किल, अपनी एबिलिटीज़ की हेल्प से कंट्री की वर्किंग पीपल है, कंट्री की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोज आर नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन व्हेन वी invest in the education, in the health facilities, then we form the human capital। और नेक्स्ट अब देखो आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है दैट इज सुपीरियर टू अदर सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन अगर हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल इनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो ह्यूमन कैपिटल है that is superior because the human beings use the land and capital, they can't be productive its own, अपने आप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी नॉलेज, अपने स्किल के हेल्प से जो ह्यूमन कैपिटल है उनको, जो लैंड और लेबर है, जो कैपिटल है उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, now the next topic is here is explained about the economic activities कि there are 3 main sectors, that is the primary sector, secondary sector and tertiary sector। In these are the 3 main sectors of the economic activities, mean those activities through which we increase the national income कि जिसके हेल्प से जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होती है। तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं और इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। तो ऑल दीज आर एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर मेनली इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम इंक्लूड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। मीन जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, तो ऑल दीज एक्टिविटीज दीज आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। मतलब मीन दोज एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो these are the economic activities and some are the non-economic activities in which doesn't play any role in the development of the country। मीन जिससे जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज नहीं होती, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं।
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। कि व्हेन वी डू द वर्क, व्हेन वी परफॉर्म द एक्टिविटीज़ फॉर रेम्यूनरेशन, कि जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, पेमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि जिनको हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए परफॉर्म करते हैं, उनको नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। नाउ हियर द नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मीन अगर हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो डेट इज डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन एंड द हेल्थ, कि कितना पीपल लिटरेट है, कितना पीपल हेल्दी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मीन जितने ज़्यादा पीपल लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो उतना ज़्यादा पॉपुलेशन की क्वालिटी बेस्ट होगी। क्योंकि जो एजुकेशन है दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि अगर हम न्यू फील्ड्स की बात करें, तो न्यू फील्ड्स, न्यू हॉरिजॉन ओपन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हम डिफरेंट एरियाज में वर्क कर सकते हैं। कंट्री की, सोसाइटी की ग्रोथ में एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नेंस में एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो बेटर वे में गवर्न कर सकते हैं। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत इनिशिएटिव लेती है, बहुत स्टेप्स टेक करती हैं एजुकेशन को, लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। जैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स टेक किए हैं। स्पेशली अगर हम गर्ल एजुकेशन की बात करें, तो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स को। इसके अलावा नवोदय विद्यालय ओपन किए गए हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स सेटअप की गई हैं। इनके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्थ। अब अगर हेल्थ की बात करें तो इट आल्सो परफॉर्म्स अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर द इन द बेटर वे परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो पीपल हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी बेटर वे में अपना परफॉर्मेंस तभी दे सकते हैं जब वो हेल्दी होंगे। तो हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है बहुत सारे मेजर्स एडॉप्ट करती हैं, बहुत सारे स्टेप्स टेक किए जाते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि व्हेन द पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क बट डिडंट फाइंड एनी जॉब, कि जो भी वेज रेट उनको मिलता है उस वेज रेट पर जब पीपल विलिंग होते हैं वर्क करने के लिए लेकिन उनको वर्क नहीं मिलता, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी प्रिवेल करता है। 3 टाइप्स हैं इंडिया में। 3 टाइप्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अक्कर होता है। फर्स्ट, अगर जनरली हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन कि व्हेन द पीपल didn't find the job in a particular period of time, कि some month of the year, कुछ टाइम पीरियड में ईयर में उनको वर्क नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, कि देखने में तो वो लगता है कि वर्क कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनसे कोई भी आउटपुट नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जनरली जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करते हैं दैट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो पीपल जो डिग्री होल्डर्स हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में प्रिवेल करती है।
और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इनके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं कि जनरली इससे जो हमारी कंट्री की वर्किंग पीपल हैं, जो एसेट्स हैं, दैट टर्न इनटू लाइबिलिटी, कि वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खुद के पास वर्क नहीं होता। तो इससे पीपल बहुत सारे जो हैं उनके अमंग जो होपलेसनेस, डिप्रेशन की फीलिंग्स हैं वो एराइज हो जाती हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमी है कंट्री की, इकोनॉमी सफ़र करती है कि वो पीपल जो कंट्री के एसेट्स थे, कंट्री की डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे, तो उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो दीज आर सम बैड इफेक्ट्स और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो वर्क भी कर रही है, स्टेप्स टेक किए जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें हमारे कंट्री में प्रिवेल करता है। ओके, तो दीज आर द सम बैड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज अबाउट द चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। तो बेटा सम अप करके मैंने आपको जो चैप्टर्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं एंड यू हैव टू रीड दीज चैप्टर्स केयरफुली। अच्छे से आपने चैप्टर्स रीड करने हैं और अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।